Hello friends, welcome back to my channel. This is रिमांशी सीजा। तो आइए आज क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 करते हैं। इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। एंड उसके पार्ट 1 में हमने ये भी देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसे होता है। ठीक है, अब पार्ट 2 में क्या करेंगे हम, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस होता है वो कैसे होता है। ठीक है, हमने क्या क्या किया था कि कौन कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कि हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। हम सोल ट्रेड कर सकते हैं, हम एचयूएफ कर सकते हैं जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं, कंपनी कर सकते हैं, है ना। कई सारे वेज हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सभी करेंगे हम डिटेल में, हर एक पार्ट करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी इस वीडियो में आज करेंगे हम एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, अब देखते हैं एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है। अब जब भी अगर बिजनेस करना है तो हमें पार्टनर्स चाहिए, मेंबर्स चाहिए, है ना, जो बिजनेस में काम कर सकें। लेकिन जब हम एचयूएफ की बात करते हैं ना, तब जो मेंबर्स होते हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं पार्टनर्स हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की का बिजनेस है। ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उनके जो आगे बच्चे हैं, लगा लो हमारे फादर, हमारे अंकल हो गए, उन्होंने आगे ज्वाइन कर लिया। उनके बाद हम बच्चों ने सभी ने कर लिया। ठीक है, वो बिजनेस जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं, आगे के आगे जिनके बच्चे हैं, वो सारे इंक्लूड हो रहे हैं उसी बिजनेस में, वही काम कर रहे हैं। हम बाहर से पर्सन एम्प्लॉय नहीं कर रहे, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एक बिजनेस है, क्या होता है उसमें, मेनली एचयूएफ कहाँ मिलता है, इंडिया में। मेनली जो हम बोलते हैं ना, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है, इंडिया में ही। ठीक है, इंडिया में मिलता है। एंड सेकेंडली ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पहले के टाइम में जब बिजनेस होते थे तो फैमिली वाले ही करते थे सारे, है ना। जैसे हम खेती की बात करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो सभी फैमिली वाले ही लग जाते थे, है ना। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सभी एक्टिविटी जो भी होती थी एग्रीकल्चर की, हम फैमिली वाले ही कर लेते थे। बच्चे कर रहे हैं, वाइफ कर रही हैं, हस्बैंड कर रहे हैं ना, तो वही होता है एचयूएफ, जब फैमिली मेंबर्स ही सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इंडिया में मिलता है और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी हम बिजनेस चलाते हैं, ये रन करते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, हमारे फैमिली वाले ही। ठीक है, अब एचयूएफ में रूल किसके चलते हैं या फिर किसके रिगार्डिंग, कैसे ये काम करता है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके रूल चलते हैं एचयूएफ पे, हिंदू लॉ के। ठीक है, एंड इट इज रेगुलेटेड एट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। एक्ट क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप एचयूएफ ओपन करना चाहते हो तो दो कंडीशंस है आपकी। फर्स्ट, आपके 2 मिनिमम मेंबर्स होने ही चाहिए, तभी बनेगी आपकी एचयूएफ, क्योंकि एक सिंगल पर्सन तो कर ही नहीं सकता। अगर सिंगल आ गया तो वो सोल ट्रेड में हो जाएगा, है ना। मिनिमम आपके 2 मेंबर्स होने ही चाहिए आपकी फैमिली में जो बिजनेस कर सके। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल क्या होता है, पूर्वज, हमारे पूर्वजों की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी दो कंडीशंस होती हैं। एक, कि अगर जो आपके मेंबर्स हैं मिनिमम 2 होने चाहिए फैमिली में। सेकंड, कि जो प्रॉपर्टी है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, वो होनी चाहिए एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तभी आप एचयूएफ एग्जिस्ट या एचयूएफ को स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एचयूएफ में ना दो सिस्टम या दो स्कूल्स चलते हैं, एक दयाभागा सिस्टम या स्कूल, एक मिताक्षरा। ठीक है, हिंदू लॉ में दो ही स्कूल दिए गए हैं, स्कूल या फिर सिस्टम। ठीक है, फर्स्टली मिताक्षरा समझते हैं। अब मिताक्षरा सिस्टम एक तो अप्लाई कहाँ होता है, पहले वो देखते हैं। एक तो कहाँ अप्लाई होता है वो,
पूरे इंडिया में। ठीक है, मिताक्षर सिस्टम जो है, मिताक्षर सिस्टम कहाँ अप्लाई होता है? वैसे तो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है ये सिस्टम, बट कुछ जगह को छोड़ के, एक तो वेस्ट बंगाल, एक असम और एक उड़ीसा के कुछ पार्ट में छोड़ के। ठीक है, उड़ीसा के कुछ पार्ट को छोड़ के बंगाल और असम, यहाँ पे मिताक्षर स्कूल अप्लाई नहीं होता। अभी स्कूल कहता क्या है देखते हैं पहले। मिताक्षर स्कूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी पर्सन ने फैमिली बिजनेस में आना है, एचयूएफ में ज्वाइन करना है, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो बाय बर्थ होगा या पेरेंट्स की जो भी है उनकी करता है, फैमिली का जो मेन पर्सन है उसकी डेथ के बाद होगा। मिताक्षर स्कूल क्या कहता है कि ना, अगर किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो बाय बर्थ ही उसको मिल जाता है। कैसे? बाय बर्थ। अगर फैमिली में किसी भी बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एचयूएफ का हिस्सा बन गया। मिताक्षर स्कूल ये बोलता है। एंड क्या कहता है कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही हैं वही को पार्सनल बन सकते हैं। अब को पार्सनल मतलब वही पार्टनर्स, को पार्टनर्स। ठीक है, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं। और पार्टनर्स कौन बन सकते हैं? या पार्टनर्स नहीं बोलते हम, पार्टनर्स का मीनिंग जो होता है ना वही पार्टनर्स का होता है, को पार्टनर्स बोलते हैं। सिर्फ मेल मेंबर्स ही बन सकते हैं, फीमेल नहीं बन सकते मिताक्षर स्कूल के अकॉर्डिंग। मिताक्षर स्कूल क्या कहता है, एक तो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट को छोड़ के ये मिताक्षर स्कूल हर एक जगह अप्लाई होता है इंडिया में। और कहता क्या है कि अगर फैमिली में किसी भी बच्चे का बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही वो जो एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा, एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा हो जाएगा जन्म होते ही। एंड मेल मेंबर्स ही पार्टनर, जो पार्टनर्स है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दया का सिस्टम क्या बोलते हैं। ये सिस्टम कहाँ अप्लाई होता है? वेस्ट बंगाल में, असम में और वही ओडिशा के कुछ पार्ट में। ठीक है, अब ये क्या अलाउ करता है? मेल मेंबर्स को भी और फीमेल्स मेंबर्स को भी, कि वो को पार्टनर्स बन सकते हैं, उनका एचयूएफ में वो मेंबर्स भी बन सकते हैं और साथ में प्रॉपर्टी में भी उसका उनका हिस्सा है, मेल का भी फीमेल का भी। बट क्या कहता है कि ये सिस्टम बाय बर्थ नहीं, जब आपका जो क्लेम कर सकते हो प्रॉपर्टी, जब आपके फादर की डेथ हो जाए तब। ठीक है, आपका बर्थ होते ही प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकते आप मेंबर तो बन जाओगे, को पार्टनर तो बन जाओगे, बट आप प्रॉपर्टी में जो हिस्सा क्लेम मांगोगे वो बाय बर्थ नहीं मांग सकते। आप मांग सकते हो अगर फादर की डेथ हो जाती है, वो पास अवे होते उसके बाद। ठीक है, एक बार दोनों देख लेते हैं। ठीक है, मिताक्षर स्कूल, दयाभागा स्कूल। ठीक है, मिताक्षर स्कूल कहाँ होता है? पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। किसको छोड़ के? वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ पार्ट को छोड़ के। ठीक है, दयाभागा स्कूल कहाँ अप्लाई होता है? वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ पार्ट में। ठीक है, अब दयाभागा स्कूल क्या बोलता है कि मेल मेंबर्स भी और फीमेल्स मेंबर्स भी को पार्टनर्स बन सकते हैं। बट मिताक्षर स्कूल क्या बोलता है? ओनली जो फैमिली में मेल मेंबर्स है ना वही बन सकते हैं मेंबर्स या को पार्टनर। इट मीन्स क्या है कि अगर जो बेटियां हैं या जो वाइफ्स हैं फैमिली में, वो को पार्टनर्स नहीं बन सकती, सिर्फ जो बेटे हैं आगे उनके बच्चे हैं वही बन सकते हैं। बट दयाबा का सिस्टम क्या बोलता है कि मेल भी और फीमेल भी दोनों अलाउ हैं, मतलब जो वाइफ्स हैं या अनमैरिड डॉटर्स हैं वो भी अलाउ हैं, वो भी को पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, अब और क्या इनमें देखते हैं। दयाबा का स्कूल क्या बोलता है सिस्टम कि जब भी अगर क्लेम चाहिए आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में, अब इनहेरिटेड कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टी जो पहले से आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है ना, आगे आगे ट्रांसफर हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स से आगे पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स से आगे आगे हमें, ऐसे। ठीक है, दयाबा का स्कूल क्या बोलता है? क्लेम आप तब कर सकते हो किसी भी
इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे जब फादर की डेथ हो जाए। बट मिताक्षर स्कूल क्या बोलता है कि आप क्लेम साथ साथ बर्थ से ही कर सकते हो, बर्थ से ही आपका प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा हो जाता है। ओके, आई होप आपको सभी कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज जो भी टॉपिक्स हम इस पूरी वीडियो में कर रहे हैं कवर, सभी का आपको मिल जाएगा हेडिंग डिस्क्रिप्शन में। एज वेल एज पार्ट 1 का लिंक एंड चैप्टर 1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे करते हैं। देखिए, अब जब हम एचयूएफ की बात करते हैं ना, एक कर्ता होता है। अब कर्ता कौन होता है ये देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी फैमिली में क्या होता है, अगर कोई भी बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, है ना, कौन लेता है हमारे फैमिली में? हमारे मेनली ग्रैंड पेरेंट्स जो बड़े हैं घर में, या हमारे फादर हैं, हमारी मदर हैं बड़े, वही लेते हैं ना। तो हमारी फैमिली के कौन है, वो कर्ता धर्ता है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम कि आप ही कर्ता धर्ता हो हमारी फैमिली की, है ना, हमारे घर के, क्योंकि आपने ही सारे डिसीजन लेने हैं। जो भी बड़े डिसीजन है, फाइनेंशियली कोई भी डिसीजन है घर के, है ना। ऐसे ही जब एचयूएफ में कौन होते हैं, कर्ता होता है मेन। पूरे घर में, पूरी फैमिली में जो सबसे बड़ा होता है, एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ा एल्डर मेंबर, जो सबसे फैमिली में सबसे बड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता, ठीक है। कर्ता बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, मुखिया, जो फैमिली के सारे डिसीजन लेता है, ठीक है, जो सारा काम अपने हाथ में लेता है, वो होता है कर्ता, ठीक है। कर्ता बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, मुखिया, ठीक है। जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, सबसे एल्डर मेंबर होता है, उसको बनाते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, कर्ता कर्ता जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो सारे लेता है, ठीक है। जो भी फैमिली में लेने हैं, कुछ एचयूएफ में, बिजनेस में लेने हैं, सभी वही लेगा, ठीक है। देन आता है को पार्टनर। कर्ता के अलावा जितने भी, अब पहले एग्जांपल लेते हैं। देखो, ए पर्सन है, उसके आगे 3 बच्चे हैं, ठीक है, बी सी डी, देन इनके भी आगे हैं, ठीक है। अब कर्ता कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ए। तो ए कौन है, कर्ता, ठीक है, या मुखिया। अब जो बाकी हैं बी सी डी, ये कौन है, को पार्टनर। क्या है, को पार्टनर, ठीक है। समझ आ गया कि जो हेड होता है फैमिली का, उसको कर्ता बोलते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे एचयूएफ में काम कर रहे हैं और फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बोलते हैं हम को पार्टनर्स, ठीक है। देखो, रेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली कौन होते हैं, को पार्टनर्स, ठीक है। जो किसको फॉलो करते हैं, जो कर्ता के भी जो भी डिसीजन होते हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ फीचर्स, कि जब हम एचयूएफ रीड आउट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसी होती है, तो उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन। अगर हमने जॉइंट हिंदू फैमिली को स्टार्ट करना है, फर्स्टली तो आपके मेंबर्स कितने होने चाहिए आपके फैमिली में, एटलीस्ट आपके 2 मेंबर्स होने ही चाहिए, ठीक है। देन आप एचयूएफ स्टार्ट कर सकते हो। देन आपको एचयूएफ स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्टर कराना कंपल्सरी नहीं है। अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स राजी हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑल कंपल्सरी टू रजिस्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिंदू लॉ, क्योंकि हिंदू लॉ दिया हुआ है, ठीक है। उसमें सारा कुछ मेंशन है, स्कूल्स वगैरह, रूल वगैरह, उनको वो फॉलो कर सकते हैं। बट उनको रजिस्ट्रेशन करवाना की कोई मैंडेटरी, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। और ना ही पार्टनरशिप फॉर्म की तरह जैसे हम एग्रीमेंट करते हैं, इसमें एग्रीमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका बर्थ हुआ उस फैमिली में, ठीक है, अगर बर्थ हो, एक दो बातें आती हैं, एक बर्थ, एक होता है अडॉप्शन। पहले तो रूल ये था कि अगर आपने एचयूएफ का मेंबर बनना है तो उसी फैमिली में आपका जन्म होना चाहिए,
तो ये आप मेंबर्स बन सकते हो। जैसे ही आपका उस फैमिली में बर्थ हो गया, जन्म हो गया, तो आप उस एचयूएफ के मेंबर बन गए, को पार्टनर्स बन गए। बट अब क्या रूल है, अगर उस फैमिली में आपको अडॉप्ट किया जाता है, अगर आप अपनी फैमिली में किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, देन वो भी को पार्टनर है। पहले ये रूल नहीं था, बट अब है कि अगर आप अडॉप्शन करते हो किसी बच्चे का, तो भी वो, जब आपने अडॉप्ट कर लिया तो वो भी आपकी फैमिली का मेंबर बन गया एचयूएफ का। ठीक है। देन आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, देखो, जो हमने पेमेंट करनी है। अब देखते हैं कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है और जो को पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है। ठीक है। अब कर्ता तो मेन मेंबर है, हेड है फैमिली का, एचयूएफ का, जो सभी के सभी डिसीजन लेते हैं। उसकी तो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ठीक है। इट मीन्स अगर उसके डेट पे करने पड़े और बिजनेस की असेट्स कम पड़ गई, तो उसकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज होगी। ठीक है। बट जो को पार्टनर्स हैं या और मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ठीक है। यही होता है लायबिलिटी का कंसेप्ट, कि कर्ता की तो अनलिमिटेड होती है और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, उन सबकी क्या होती है, लिमिटेड, और कर्ता की होती है अनलिमिटेड। ठीक है। आगे देखते हैं कंट्रोल। अब कंट्रोल कौन करता है एचयूएफ को। अब जो मेन पर्सन है, मेन हेड है, मुख्य है, कौन है, कर्ता। अगर उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और वही सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब कंट्रोल भी वही करेगा, है ना। ही इज ओनली डिसाइडिंग अथॉरिटी, whereas liability of co-partner is limited up to their share in the capital। जो एचयूएफ में करता है, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वही मेन हेड है, पर्सन है, और वही सभी डिसीजन लेता है। वही कंट्रोलिंग पावर भी उसके हाथ में ही है। अथॉरिटी जो है काम करने की, काम करवाने की, डिसीजन लेने की, सभी उसके पास है। ठीक है। और कंट्रोल भी वही करता है। और जो बाकी मेंबर्स है, को पार्टनर हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है। देन आता है माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स कौन होते हैं, जिनकी एज किससे कम होती है, 18 से कम। अब क्या वो पार्टनर मेंबर्स होते हैं ही नहीं, होते हैं ऑब्वियसली। जब हमने ये कह दिया कि बाय बर्थ वो को मेंबर्स बन जाते हैं, तो इसका मतलब माइनर जो है वो भी मेंबर्स हैं। ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस ऑक्योर ड्यू टू बर्थ इन द एचयूएफ। ठीक है। माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ अ बिजनेस, है ना। हमने बात की ना कि बर्थ होते ही या अडॉप्शन होते ही कोई भी बच्चा एचयूएफ का मेंबर बन जाता है, को पार्टनर्स बन जाता है। ठीक है। बच्चा काम नहीं कर सकता, बट हाँ उसका प्रॉपर्टी है ऐसा। ठीक है। क्लेम नहीं कर सकता, किस रूल के अकॉर्डिंग, मिताक्षरा या दयाबा, किस रूल के अकॉर्डिंग, दयाबा का सिस्टम। ठीक है। आगे देखते हैं कंटिन्यूटी, कि जो हमारा एचयूएफ का बिजनेस है, क्या वो कंटिन्यू रहता है। This organization enjoys a long and stable life as it is not affected due to death, insolvency, insanity of any of the members. In other words, if Karta dies or becomes incapable of managing the business, then the succeeding co-partners will act as a Karta. Hence, operations are not terminated and continuity of business is not threatened। अभी ये भी कह रहा है पॉइंट कि क्या आपका जो एचयूएफ बिजनेस है कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। अब कहते हैं कि एचयूएफ हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगा, किसी की डेथ होने से, या इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालिया होने से, या फिर इंसैनिटी मतलब अगर उसका माइंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उससे एचयूएफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक ए है करता, आगे को पार्टनर्स हैं बी सी डी, इनके भी आगे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कल को कर्ता की डेथ हो जाती है, या किसी भी रीजन से वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहा, एज होगी या उनका मेंटल एबिलिटी नहीं है इतनी डिसीजन लेने की, तो क्या होगा, कर्ता की जो नेक्स्ट सक्सीडिंग उसका उनका बेटा होगा सबसे बड़ा, वो ही ड्यूटी लेगा, वो कर्ता बन जाएगा। लाइक बी सबसे बड़ा है तो बी कर्ता बन जाएगा। ठीक है। बट जो एचयूएफ है वो तो बंद नहीं हुआ ना, यही कह रहे हैं कि एचयूएफ हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वो कभी भी किसी की डेथ होने से या किसी की इंसॉल्वेंसी होने से इफेक्टेड नहीं होगा। ओके।
आइए आगे देखते हैं इसकी मेरिट्स कि हम एचयूएफ बिजनेस करने के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, फर्स्टली देखते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। अब सबसे बड़ा और पहला फायदा क्या है एचयूएफ करने का। एक कर्ता जो होता है हमारी फैमिली का बड़ा होता है ना, एल्डेस्ट मेंबर है, वही सारे डिसीजन लेते हैं। उनके पास पावर भी होती है, अथॉरिटी भी होती है, तो वो इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि बाकी जितने भी को पार्टनर्स हैं उनको उनके डिसीजन को फॉलो करना ही पड़ता है। उनको जो भी उनको कहा गया है, ड्यूटी असाइन की गई है, सभी के सभी काम उनको करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो करता है वो सभी के सभी डिसीजन लेता है और साथ में अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाता है। ठीक है, देन हमने अभी बात की कंटिन्यूटी की, है ना। किसी की भी डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, किसी भी रीजन से जो एचयूएफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, देन लाइबिलिटी। देखो अगर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है तो हम उसको मेरिट्स में डाल देते हैं। अगर अनलिमिटेड होती है, जैसे सोल ट्रेड में थी, तो हम उन्हें किस में डालता उसको डीमेरिट्स में, है ना। अब ये बात आ रही है मेंबर्स की। मेंबर्स की तो लिमिटेड है ना, कि जो भी मेंबर्स हैं या को पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। उनको इतना रिस्क नहीं झेलना पड़ता जितना कर्ता को झेलना पड़ता है। ठीक है, देन आता है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब एक एचयूएफ जब बिजनेस हम करते हैं तो उसमें ना लॉयल्टी रहती है एंड कोऑपरेशन भी होता है। कैसे देखो, greater sense of loyalty towards one another, pride in the growth of business linked to achievement of family. This help to secure better cooperation. हम बोलते हैं ना, हम अपने हमारे फैमिली में हमारा सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होता है ना। हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा बनती है हमारी आपस में। इसीलिए अगर आपका फैमिली का कोई हेड जो सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेज है उनको, है ना, उनको डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सभी के सभी डिसीजन अच्छे से लेंगे, सभी के कोऑपरेशन से, और लॉयल्टी रहेगी सभी की। ठीक है, ये सभी है हमारे मेरिट्स कि अगर आप एचयूएफ बिजनेस करते हो तो क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस क्या है, कि अगर आप एचयूएफ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस आपको सफर करनी पड़ती हैं। ठीक है, फर्स्टली देखते हैं लिमिटेड रिसोर्स। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मैन भी आते हैं इसमें, कैपिटल भी आती है, इन्वेस्टमेंट होगी, प्रॉपर्टी होगी। अब लिमिटेड क्यों है, देखो एक ही फैमिली है, उसमें ही उनके आगे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके भी आगे, है ना। अब जो प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी होगी या फिर कुछ जो इन्वेस्टमेंट है, सभी की एक ही होगी। अब इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट या रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही रहते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे हम कंपनी में या फिर पार्टनरशिप फर्म में बात करते हैं कि हमारे जो मेंबर्स कई सारे होते हैं, बाहर से आते हैं, अलग अलग स्किल से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो रिसोर्सेज हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। बट जिसमें हम अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, बस उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या लिमिटेड है। तो इसीलिए थोड़ी सी इशू आता है हमारा, अगर हमने अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को थोड़ा आगे लेके जाना है, ग्रोथ करनी है। ठीक है, दूसरा डिमेरिट क्या आता है, जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है ना। जब को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, थी ना, तब तो उसे हमने किस में लिया, अभी हमने मेरिट्स में, क्योंकि हमारी डिसएडवांटेज है कि जो लाइबिलिटी है लिमिटेड है को पार्टनर्स की। बट अगर जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कर्ता की, अगर कल को कोई डेट देने पड़ गए, हमारे बिजनेस सेट से नहीं यूज हो रहे बिजनेस इनकम से, तो कर्ता की जो पर्सनल सेट या इनकम है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, एक डीमेरिट है। देन आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कई बार क्या होता है, जो कर्ता होता है डोमिनेंस शो होती है। कैसे, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, सम टाइम अपोज करते हैं कर्ता के डिसीजन को, कि हाँ कई बार ये हो सकता है कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनको उनका डिसीजन अच्छा ना लगे कर्ता का, तो अपोजिट करते हैं कि आपका डिसीजन ये सही नहीं है। बट कर्ता क्या करता है, कई बार जो उसने डिसीजन ले लिया उसी पे अड़ा रहता है, किसी की बात नहीं सुनता, डोमिनेंस ही दिखाता है अपनी। तो यहाँ भी कई बार हमें लॉसेस या सफर करना पड़ता है। ठीक है, देन आता है लिमिटेड मैनेजर स्किल।
अब कर्ता को ही सभी डिसीजन लेने हैं, है ना। अब जो एल्डेस्ट मेंबर है उसको हमने कर्ता बना रखा है। ज़रूरी नहीं है कि उनको ही सारी जो मैनेजरियल स्किल हैं हर एक आती हों, ठीक है, कुछ आती होंगी, बट ऐसे तो नहीं बोल सकते हम एक ही पर्सन को हर एक तरह का काम आता हो, हर एक तरह की स्किल आती हो। इसीलिए हमें थोड़ी-सी यहाँ भी दिक्कत आती है कि जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, हमें लिमिटेड ही मिलती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी डीमेरिट्स हैं कि अगर हम एचयूएफ स्टार्ट कर रहे हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस, तो उसमें क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं, या क्या-क्या हमें डीमेरिट्स सफ़र करनी पड़ती हैं, ठीक है। देखिए, एचयूएफ हमारा बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं चैप्टर 2 के। फर्स्ट पार्ट में हमने सोल्टेड किया था, सेकंड पार्ट में हम आज हमने एचयूएफ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आगे आपको बाकी भी जो फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मिलते रहेंगे, ठीक है। और इन सब का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड गाइस।